टॉपिक है अपना थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, या फिर इसी को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ सॉइल भी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसे समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नेचुरली आप जब किसी सॉइल को अपने अगल बगल आप देखते हैं सॉइल को, तो आपको उसमें क्या दिखता है? एक चीज तो मेन चीज है जो आपको दिखता है, जो सॉइल सॉलिड है उसका दाना, जिसको हम सॉइल सॉलिड ग्रेन्स कहते हैं, वो दाना तो दिखती है सॉइल के अंदर। उसके साथ और कुछ प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है वो? खाली जगह। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ये नेचुरली सॉइल दिखाया हुआ है, एक बंदे ने हाथ में कोई सॉइल उठाया तो उसमें दो ही चीज है, वो पूरा का पूरा जो सॉइल का वॉल्यूम है ना, जो भी पूरा का पूरा सॉइल का वॉल्यूम है, उस सॉइल के वॉल्यूम में उसमें दो ही चीज प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? एक सॉइल सॉलिड का दाना, जिसको हम बोलेंगे सॉइल सॉलिड ग्रेन, सॉइल सॉलिड ग्रेन्स। ये जो सॉइल सॉलिड ग्रेन्स हैं, यही सॉइल का पूरा स्केलेटन बनाता है। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, स्केलेटन सिस्टम, मेन मुख्य ढांचा, तो सॉइल का, किसी भी सॉइल का जो मुख्य ढांचा होता है, वो मुख्य ढांचा का जो छोटा सा पार्ट है वो है सॉइल सॉलिड ग्रेन। समझ में आ रहा है? तो इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसमें ऑफ सॉइल, तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो है सॉइल सॉलिड ग्रेन प्लस खाली स्पेस, फ्री स्पेसेस, खाली है कुछ कुछ, तो वो जो खाली स्पेस होते हैं उसे हम कहते हैं वॉइड। अब ये चीज फैला हुआ है ना, इधर एक सॉइल सॉलिड, इधर खाली स्पेस, इधर सॉइल सॉलिड, उधर खाली स्पेस। मतलब मैं नेचुरली जो सॉइल एग्जिस्ट करता है उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब देखिए नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल, ये आपके सॉइल सॉलिड हो गए, दिस आर दी सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड। फिर सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कंसिडर किया है। उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में आपके पास फ्री स्पेसेस हैं। ये क्या है? फ्री स्पेस, खाली स्पेस, वहां पे कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस। अब ये जो फ्री स्पेस है ना दोस्त, ये दो तरह का हो सकता है। एक तो ये कि वो फ्री स्पेस ही है, कहने का मतलब एयर है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन, आप कभी कभी देखे होंगे सॉइल गीला होता है, तो सॉइल गीला होने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि ये जो फ्री स्पेसेस हैं उनमें पानी भर गए, मतलब सॉइल में पानी भी है, मतलब वही फ्री स्पेसेस के अंदर पानी भर जाते हैं, है ना। तो इसमें वाटर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वाटर जो भी प्रेजेंट होंगे वो इन्हीं फ्री स्पेसेस के अंदर ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये नेचुरली इस तरह से सॉइल एग्जिस्ट करता है। अब हमें इंजीनियरिंग सीखना है, हम इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक फेज डायग्राम बनाते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब है, डेंसिटी किसी भी चीज का क्या होता है, डेंसिटी हम उसको कैसे लिखते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज का वजन कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। इसी को आप वेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे चल के देखेंगे, डेंसिटी को अलग से डिफाइन करेंगे तो वहां पे और विख्यात रूप से इसे देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए रो। ठीक है, रो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? RHO, रो, ये सिंबल है। इस तरह से हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब यूनिट वेट की बात आएगी उसे हम गामा से रिप्रेजेंट किया करते हैं। मैं आपको वहां पे बताऊंगा, जो ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। सो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बेसिकली जो सॉइल है, नेचुरल स्टेट में जो सॉइल एग्जिस्ट करता है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो उसका स्केलेटन, मेन ढांचा, सॉइल सॉलिड। उसके बाद जो फ्री स्पेस होती है, वो फ्री स्पेस में दो अलग तरह की चीजें हो सकती है, या फिर वो खाली है जिसमें एयर है, कुछ भी नहीं है, या फिर पानी हो सकती है उन खाली स्पेसेस में। तो इसी को हम बोलते हैं थ्री फेज, मतलब तीन चीजें हैं, है ना। अब हमें जब सॉइल का, इस सॉइल का इंजीनियरिंग स्टडी करना है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक फेज डायग्राम बनाते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी, है ना। अब जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे नीचे रहता है ब्लॉक डायग्राम में, जिसका डेंसिटी कम वो सबसे ऊपर रहेगा ब्लॉक डायग्राम के अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ही आप मुझे ये बता दो, सॉइल सॉलिड, फ्री, फिर एयर हो गया, और तीसरा चीज हो गया वाटर। एक अनुमानित से, है ना, एक अंदाजा से आप मुझे ये बताइए, इनमें से किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? मतलब कोई एक ऐसा सोचो कि एक ग्लास ले लो, एक ग्लास में
केवल सॉइल सॉलिड के दाने को भर दो अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, बहुत अच्छे से। अब कॉम्पैक्शन शब्द क्या आती है, क्यों मैंने कॉम्पैक्ट करके बोला, ये सब चीज आगे समझ में आएगा। लेकिन अभी आप सोचिए ना कि कोई ग्लास है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, उस ग्लास में अच्छे से केवल ये सॉइल सॉलिड ही प्रेजेंट होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ना कोई खाली स्पेस, ना कोई पानी वानी, कुछ भी नहीं, केवल सॉइल सॉलिड को आप भर दीजिए वही उस ग्लास में, और उसका वजन लीजिए। दूसरे केस में उस ग्लास में पानी भर दो, उसका वजन लो। तीसरे केस में खाली ग्लास का वजन ले लो। तो मुझे ये बताइए किस केस में वजन सबसे ज्यादा आपको दिखेगा? सबसे ज्यादा वजन आपको दिखेगा जब आपने ग्लास के अंदर वो सॉइल सॉलिड के दानों को भरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है वो इनका ज्यादा होता है, सॉइल सॉलिड का। ठीक है, तो सॉइल सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा, तो फेज डायग्राम जो होता है उसमें हम सॉइल सॉलिड को सबसे नीचे रखते हैं, फिर पानी रहेगा, फिर एयर खाली। समझ में आ रहा? तो ये 3 फेस रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हम करते हैं फॉर आवर इंजीनियरिंग स्टडीज। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो देखिए जो नीचे है दिस इज योर सॉइल सॉलिड, ये एकदम सॉइल का क्या है, सॉलिड है, जो मेन ढांचा है। ठीक है, दिस इज सॉइल सॉलिड। ये वाटर है आपका, जस्ट ए मिनट, ये आपका क्या है, वाटर है, और ये आपका है एयर। ये 3 चीजें इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आवर इंजीनियरिंग स्टडी। किस चीज के लिए? इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए। ये आइडियलाइज की गई है। नेचुरली सॉइल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि एकदम सॉलिड नीचे नीचे है, उसके ऊपर पानी पानी है, फिर एयर एयर है। नेचुरली तो सब चीज का एक मिक्सअप है, बट फॉर आवर इंजीनियरिंग स्टडी वी हैव आइडियलाइज्ड दिस सॉइल इन दिस फॉर्म। ना दिस इज योर वाटर। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको दिख रही है ना सॉइल के अंदर, सॉलिड भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, एयर भी दिख रहा है। इसलिए ये जो डायग्राम है इसे हम बोलेंगे 3 फेज डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं? 3 फेज डायग्राम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंडीशन बताता हूं। कंडीशन क्या है सोचो। अभी आपने ये सीखा है जो भी सॉइल मास है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो सॉइल मास है उसमें सॉइल सॉलिड होंगे, कुछ फ्री स्पेसेस भी होंगे। अब वो फ्री स्पेस में केवल, मतलब फ्री स्पेस में क्या हो सकता है, पानी और एयर हो सकता है। ठीक है, आपने यही अभी सीखा है। एक कंडीशन में बोल रहा हूं, बरसात हुई, अगल बगल जो जहां पे रह रहे हो वहां पे मूसलाधार बारिश हो गई, बारिश हो गई है। अब बारिश होने के बाद अगर आप जाओगे जमीन से थोड़ा सा हाथ, मतलब मिट्टी को उठाइए और हाथ में लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा उस मिट्टी में? 2 ही चीज दिखेगा, सॉलिड, वाटर, और कुछ दिखेगा नहीं। उस वक्त पूरा का पूरा जो फ्री स्पेसेस है ना सॉइल का, जितने भी फ्री स्पेस थे उस पर्टिकुलर सॉइल वॉल्यूम में, वो सारे फ्री स्पेसेस के अंदर पानी भरे हुए। तो आपको केवल उसमें सॉलिड और पानी दिखेगा। तो ये 2 फेज में आ गया ना, एक फेज तो खत्म है, क्या, एयर। तो इस तरह से हम 2 फेज भी बनाते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं, समर सीजन की बात सोचो, गर्मियों का टाइम है, पूरा धूप एकदम कड़कड़ा, जमीन पूरा सूख गया है, पीने को पानी नहीं है, तो जमीन में किधर से रहेगा? थोड़ा सा मिट्टी उठाए तो पूरा सूखा मिट्टी, उसमें क्या दिखेगा? सॉइल सॉलिड तो होगा ही होगा, पानी नहीं होगा। इस वक्त क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में खाली स्पेसेस होगा, मतलब एयर भी होगा कुछ कुछ। तो ये भी 2 फेज में आ गया, क्या, सॉइल सॉलिड है और जो खाली स्पेस उसमें एयर है। तो ये भी एक तरह का 2 फेज दिख रहा है आपको। तो ये 2 अलग अलग तरह के 2 फेज फिर बन सकते हैं। जो पहला केस मैंने आपको बताया है ना, जिसमें जो खाली स्पेस है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तो ऐसे कंडीशन में जो सॉइल होती है, सैचुरेटेड कहने का मतलब हम यही कह रहे हैं कि जो सॉइल के अंदर, सॉइल के वॉल्यूम के अंदर जो फ्री स्पेसेस था, वो फ्री स्पेसेस में कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, उसे हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉइल है उस सॉइल को हम कहीं ना कहीं सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। ये अभी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसमें डेफिनेशन आएंगे तो और देखेंगे, उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। प्लस दूसरा वाला केस जिसमें आपने ये देखा समर वाले केस में कि सॉइल सॉलिड है और फ्री स्पेसेस जो है वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली एयर एयर वगैरह ही है, मतलब सॉइल आपका सूखा है। सॉइल क्या है, सूखा। तो उस सॉइल को हम ड्राई सॉइल कहेंगे। समझ में आ रहा बात? और ये जनरल कंडीशन है। ये जो क्या है, ये जनरल कंडीशन ऑफ सॉइल है, जिसमें सॉइल सॉलिड भी है, पानी भी है, एयर भी है। तो इस तरह के सॉइल को हम बल्क सॉइल कहते हैं, जनरल सॉइल, जनरल, ये जनरल कंडीशन में है।
समझ में आ रहा है? ये ना कंप्लीटली सैचुरेट, अब कंप्लीट सैचुरेशन का क्या मतलब होता है अभी थोड़ा टाइम से आपको समझ में आएगा। चलिए अपन चालू ही करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये डिस्कशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसमें सॉइल सॉलिड किधर भी हो सकते हैं, है ना। फिर आपका वो एयर जो वॉइड वगैरह प्रेजेंट है वो भी किधर भी हो सकता है। बट फॉर इंजीनियरिंग स्टडी हम इस तरह से बेस्ड ऑन डेंसिटी हम इस तरह से फेज डायग्राम बनाते हैं और इसके ऊपर हम इंजीनियरिंग स्टडीज को किया करते हैं। बस यही चीज है फेज डायग्राम का। अब ये फेज डायग्राम जैसे यहाँ पे 3 फेज है, 2 फेज भी बन सकता है। दो कंडीशन 2 फेज का मैंने आपको बताया, वो भी आपको दिखाऊंगा। 2 फेज भी बन सकता है, 2 फेज बन सकता है, 4 फेज भी बन सकता है। कहां पे? अगर मान लो आप हिमालय वगैरह में जाओगे या फिर जम्मू कश्मीर चले गए, वहां पे आइस वगैरह है, तो आइस भी एक फेज बन सकती है सॉइल की। सॉइल में ही तो आइस वगैरह जम जाता है ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो भी सॉइल का ही पार्ट है ना। तो आइस ऑल्सो बिकम वन फेज इन केस ऑफ आपका कोल्डर रीजन, ठीक है। तो वो 4 फेज डायग्राम हो जाती है। खैर हमको वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, वी आर नाउ ऑन 3 फेज ओनली। हमारा जो स्टडीज रहेगा, स्टडीज पूरा सॉइल मैकेनिक्स का, इट इज बेस्ड ऑन 3 फेज डायग्राम सिस्टम एंड 2 फेज डायग्राम सिस्टम, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए ना, ये डायग्राम्स को बना लीजिए, ठीक है। यहां से लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ये एक जनरल फॉर्म था। दिस इज योर 3 फेज फॉर्म, ये आपका 3 फेज है। ये डायग्राम बना लीजिए। अब ये देखिए 2 फेज, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो 2 फेज में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सॉलिड एंड वाटर। मतलब जो फ्री स्पेसेस है ना, वो कंप्लीटली वाटर से फिल्ड अप है। फ्री स्पेसेस आर कंप्लीटली फिल्ड अप विथ वाटर। सो दिस कंडीशन ऑफ सॉइल एट दिस कंडीशन, ठीक है, व्हेन ऑल योर फ्री स्पेसेस, जब पूरा का पूरा फ्री स्पेस, ये जो फ्री स्पेस है इसे हम वॉइड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वॉइड। वॉइड मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, नल। तो फ्री स्पेस ही तो है। तो ये जो वॉइड है ये कंप्लीटली आपका पानी से फिल्ड है, मींस वॉइड्स आर सैचुरेटेड विथ वाटर। सो इस सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इन दिस केस दूसरा वाला डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपका सॉलिड तो है, बट जो फ्री स्पेसेस है उसमें कुछ भी नहीं है, वो एयर है, वो फ्री ही है। मतलब वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर ओनली, ठीक है। यहाँ पे एयर है आपका। ये जो कंडीशन है मतलब ड्राई है, सॉइल सूखा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई सॉइल। सॉइल अगर इस कंडीशन में है तो इट विल बी ड्राई सॉइल, कॉल्ड एज ड्राई सॉइल, ठीक है। आगे फिर एक सेंटेंस लिखिए, soil solid grains, soil solid grains are truly solid particles. Soil solid grains are truly solid part of soil, a truly solid part of soil which forms the skeletal body of soil, जो कि soil का पूरा ढांचा बनाता है। कौन बनाता है? soil solid grain, जो कि truly solid part है soil का, जो कि पूरा soil का skeletal system बनाता है, पूरा ढांचा बनाता है। Generally, a soil in its natural state contains solid grains। क्या होता है उसके नेचुरल स्टेट में सॉइल के अंदर? सॉलिड ग्रेन एंड वॉइड, सॉलिड ग्रेन एंड वॉइड। वॉइड मतलब वही फ्री स्पेस। आगे, द वॉइड स्पेस में बी ऑक्युपाइड कंप्लीटली विथ वाटर, या फिर पूरा का पूरा पानी से ही भरा हुआ है वॉइड, या फिर उसमें एयर हो सकती है, और पार्टली विथ वाटर एंड पार्टली विथ एयर। मतलब जो भी वॉइड है सॉइल के अंदर, उसमें आधा वॉइड में पानी, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे हम लोग बात करते हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास पर ही हम डिस्कशन अपना रखेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, है ना, वहां पर उसके रेस्पेक्ट में हम इन चीजों को बात कर रहे हैं। फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, है ना, जो भी उसमें वॉइड्स है, वो वॉइड पार्टली विथ वाटर एंड पार्टली विथ एयर। मतलब कुछ वॉइड पानी में, पानी कुछ वॉइड के अंदर पानी हो सकते हैं, कुछ वॉइड खाली हो सकते हैं, ऐसा। या फिर कंप्लीटली पानी, कंप्लीटली खाली। कंप्लीटली अगर पानी भरा होगा वॉइड के अंदर तो वो सैचुरेटेड सॉइल। अगर पूरा का पूरा वॉइड जो होगा वो उसमें कुछ भी पानी नहीं है, केवल एयर भरी हुई है आपकी, तो दैट इज योर ड्राई सॉइल। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें। अब चलिए हेडिंग डालिए नया, यहां से आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब चालू होगा, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
तो हम लोग चालू करेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो ये देखिए आपके सामने 3 फेज डायग्राम यहाँ पे सॉइल का प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, एक तरफ मैं सॉइल का वेट लिखूंगा, एक तरफ वॉल्यूम लिखूंगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेट और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वॉल्यूम को लिखूंगा। देखिए इस तरफ मैं सारे के सारे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। इस तरफ मैं सभी के वेट को रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, आपको मास और वेट में रिलेशनशिप तो मालूम होगा? नहीं है, कोई बात नहीं, हम अभी आपको वो चीज भी क्लियर करेंगे, मास और वेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम मतलब एयर का, ये जो सॉइल है, सॉइल का एक ओवरऑल वॉल्यूम होगा, बट उस ओवरऑल वॉल्यूम में ये जो कंपोनेंट्स है सॉइल के, इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम को मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा। उसी तरह से वेट में ये सॉइल का ओवरऑल अपना एक वेट होना चाहिए, बट इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनके वेट को मैं कहूंगा वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर, ऐसा। ओके, मैं लिखता हूं। तो ये कुछ हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है ना। वॉल्यूम को मैंने लिखा VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, VW को मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर, VS मींस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल सॉलिड प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल, VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। उसी तरह से हमने लिखा वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड हम इक्वेशंस एंड जनरलाइज्ड प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अब मेरा सबसे पहला सवाल है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा। तो आप बोलोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड VS प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये लिखा हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी सॉइल, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं वी कहूंगा। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे इन तीनों को जोड़ दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया VA का मतलब क्या है, VS का मतलब क्या है, VW का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहीं पर आप देखिए, देखिए ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जो आपने देखा VS प्लस VW प्लस VA, इस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर बताओ, मैंने आपको बता रखा था एक टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो उसमें फ्री स्पेस होंगे, तो वो फ्री स्पेस में बेसिकली दो चीजें आ सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, या फिर एयर आएगा या फिर वाटर आएगा, या फिर आधा एयर आधा वाटर, है ना, कुछ एक परसेंटेज डेफिनाइट प्रोपोर्शन में आ सकती है, ये चीज हमने बोला था। लेकिन वो जो फ्री स्पेस है बेसिकली एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, उसे हम क्या बोलते थे, वॉइड, उसे क्या बोलते थे, वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस पर्टिकुलर सॉइल में होगा, तो इन्हीं दोनों वॉल्यूम को मिला के हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर ही आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, या फिर कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, या फिर कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, जो कि आपने टू फेज सिस्टम में देख रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन्हीं दोनों को मिला के हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ में आ रहा है, VV इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। देयरफॉर क्या मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, इसे मैं VV प्लस VS volume of void plus volume of soil solid, I can write total volume of soil like this also, yes I can write, है ना, इक्वेशन कह रही है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन। ठीक है, कि टोटल वेट ऑफ सॉइल को कैसे लिखा जाता है। देखिए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस सॉइल का वेट क्या होगा, तो आप बताओगे सर वी विल ऐड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जो भी इस पर्टिकुलर सॉइल में है, तीनों फेजेस का वेट आप ऐड कर देंगे जैसा हमने वॉल्यूम के केस में किया था। ठीक है, तो बस ये सही बात है, आप ऐसा ही करेंगे। अब एक चीज और सुनिए, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है मास, दूसरा होता है वेट।
मास मतलब जैसे कि आप दुकान में जाते हो, किसी चीज को लेते हो, खरीदते हो, वहां पे चावल खरीदे, दाल खरीदे, कुछ खरीदे, तो आपको दुकानदार बोलता है कि इतना केजी हमने आपको दिया, 2 केजी, 3 केजी, 2.5 केजी, जो भी है, केजी या फिर ग्राम्स में। तो ये सारे जो मास होते हैं ना, ये मास होते हैं जो केजी ग्राम्स में होते हैं, इसी को हम कहते हैं मास। तो लेट सपोज किसी चीज का मास है mkg, ठीक है, किसी चीज का मास है mkg। अब इसी mkg मास को, लेट सपोज ये mkg किसी का मास था, मतलब ये चावल है या फिर सॉइल है, या फिर सॉइल का बात करें तो ये सॉइल है, मान लो ये क्या है, सॉइल है, सॉइल ही है, उसका मास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल, इसका मास आपने देखा mkg है। अब इसी मास को आपको अगर वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, जो कि फोर्स का यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब न्यूटन, किलो न्यूटन, इनको, तो आपको क्या करना है, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक फॉर्मूला आपने देख रखा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। सो हमें इसी पर्टिकुलर मास को अगर वेट के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे m इंटू जी, इतना न्यूटन या किलो न्यूटन जो भी आएगा हमको वो लिखना है, इट विल डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का यूनिट में आ जाएगा, इतना, लेट्स सपोज इतना न्यूटन हमने लिख दिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, किलो न्यूटन होता है, इस तरह से, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं मास को वेट में, किसकी मदद से, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए, तो हमने आपसे जो सवाल पूछा था वेट का, तो आपने बोला वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब मुझे एक चीज बताइए, एक बात बताइए, देखिए, सोचिए, इमेजिन करिए, एक बहुत, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, एक क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है। तो हमने आपको बोला है उस सॉइल में सॉइल सॉलिड होंगे, लेट्स सपोज वाटर भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल में प्रेजेंट है, मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, और उसमें कुछ फ्री स्पेसेस भी है, मतलब उसके जो वॉइड है वो खाली भी है, और उसके जो वॉइड थे उसमें थोड़ा पानी भी था, और सॉइल सॉलिड तो है ही, मतलब एक जनरल सॉइल है, एक जनरल सॉइल है। अब मुझे ये बताओ, उसका जब वेट देखोगे, वेट, तो समझना सॉइल सॉलिड जो है इसका तो वेट होगा ही होगा, इसका तो वेट है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वाटर है इसका भी वेट है। एयर, एयर का वेट जनरली नेग्लिजिबल होता है, इंजीनियरिंग के अंदर में होता है वेट, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एयर का भी वेट होता है, लेकिन जनरली नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। इस पर्टिकुलर सॉइल में जो आपका वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर का वेट देखोगे तो वेट बहुत ही कम है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वेट ऑफ एयर जो है ना, हम सॉइल मैकेनिक्स में वेट ऑफ एयर को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, या फिर आप कह लो, या फिर सीधा मैं कट कर देता हूं और लगा देता हूं 0। हम वेट ऑफ एयर को कंसिडर करते ही नहीं है, क्यों, उसकी डेंसिटी काफी कम होती है। उसकी डेंसिटी, वेट ऑफ एयर की, सॉरी, एयर की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.03 केजी पर मीटर क्यूब होती है, जो कि बहुत ही कम है। डेंसिटी कितना होता है, 1.03 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ एयर। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। आप सोचिए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉल्ट तो वाटर के डेंसिटी से भी काफी ज्यादा होगा, पर मीटर क्यूब में उसका डेंसिटी और भी ज्यादा होगा। तो यहां से वेट, अब आप समझ पा रहे हैं, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला डेंसिटी ऑफ वाटर, बोला फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको मैं लिखूंगा रो डब्ल्यू इक्वल टू, मैंने बोला 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है कोई, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मतलब एक क्यूब बना लो, एक क्यूब इमेजिन करो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब इमेजिन करिए, उसमें पूरे वॉल्यूम में पानी भर दीजिए, तो उसका जो वजन होगा वो होगा 1000 केजी। ये वाटर के लिए है। अगर यही मैं एयर के लिए लिखूं, रो एयर, डेंसिटी ऑफ एयर यही ऊपर लिखता हूं, रो एयर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.03 केजी पर मीटर क्यूब। समझिए, कोई वेट है, एक मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम का मैं एयर लूं तो क्या उसका वेट क्या है, 1.03 केजी। इसी तरह से सॉइल सॉलिड का तो वेट और भी ज्यादा होता है ना, इसकी डेंसिटी तो और भी ज्यादा होती है, और भी अधिक होती है। समझ में आ रहा बात। सो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में, एक पर्टिकुलर सॉइल वॉल्यूम में जो सॉइल सॉलिड है इसका वेट प्लस वाटर का वेट, इनके वेट के कंपैरिजन में जो
एयर है, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, उसके वेट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो इन इंजीनियरिंग पर्पस, इन इंजीनियरिंग एनालिसिस, हम जब सॉइल का वेट बताते हैं तो उस सॉइल के वेट में हमारा वेट ऑफ एयर नहीं होता है, वेट ऑफ एयर को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो सॉइल का वेट हम कैसे बताते हैं? हम बताते हैं सॉइल का वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। इन दोनों को ऐड करके हम वेट ऑफ सॉइल बताते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन और आ सकता है। अब वो कंडीशन क्या है? जो टू फेज वाला सिस्टम पे चलो, वहां पे मैंने आपको दो केस बताया था कि जो पूरा का पूरा आपका सॉइल में जो वॉइड है ना, वो पूरा का पूरा वॉइड जो फ्री स्पेस है वो पानी से भरा हो सकता है, जो कि सैचुरेटेड सॉइल का कंडीशन था। तो एट सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन आपका जो पूरा का पूरा वॉइड उसमें पानी भरा हुआ है। तो वेट ऑफ सॉइल उस वक्त अगर आप बताओगे तो आप बताओगे उसमें जो वेट सॉइल सॉलिड है उसका वेट प्लस जो वाटर है उसका वेट, तो ये दोनों वेट को ऐड कर देंगे तो वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर तो हमको कंसिडर करना ही है। बट दूसरा केस, समर सीजन वाला एक केस बताया था, जब सॉइल एकदम ड्राई है, पूरा सूखा है, तो ऐसे कंडीशन में जो आप वेट बताओगे उसमें पानी वगैरह तो कुछ है ही नहीं, बाकी जितने भी फ्री स्पेस है उसमें तो वॉइड है, मतलब खाली एयर है, जो वॉइड है, जो फ्री स्पेस है, खाली खाली एयर खाली स्पेस है, उसमें तो एयर भरा हुआ है, तो एयर का वेट को तो नेग्लिजिबल हम मानते हैं। तो ड्राई सॉइल का जो वेट होगा वो बस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, यही मतलब होगा। ठीक है, तो ये थी वेट के बारे में। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया वेट ऑफ सॉइल बताइए, तो आपने बोला वेट ऑफ सॉइल दैट इज टोटल वेट ऑफ सॉइल W इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। तो यहाँ पे हमने तीनों के बारे में लिखा है। अच्छा, इसको हम कैसे निकालेंगे? हम इसको निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है तो मास डेंसिटी रो एस ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह से। सिमिलरली mass density of water into acceleration due to gravity must be, this is also mass density of air into acceleration due to gravity। ये जो रो मैं लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट मास डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम? मास डेंसिटी पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? मास डेंसिटी। और ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं? रो। तो रो ऑफ व्हाट? रो ऑफ सॉइल सॉलिड, तो मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। इसका यूनिट क्या होगा मास डेंसिटी का? जनरली यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से आप देख सकते हो इसको, या फिर आप इसको देख सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये मतलब क्या? इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी, मतलब सीसी का क्या मतलब है? इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे अगर वाटर का मैं बोलूं, वाटर का होता है रो W इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एट द सेम टाइम इसको ग्राम पर सीसी में लिखेंगे तो ये बराबर है 1 ग्राम पर सीसी के, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, 1 ग्राम पर सीसी। दोनों ही बातें सही हैं, आप यूनिट कन्वर्ट करके देख लीजिए, है ना। केजी को ग्राम में बदल दो और मीटर क्यूब को सीसी में बदल दो, तो 1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। ये और 1000 केजी पर मीटर क्यूब दोनों सेम है। ओके, तो ये होती है मास डेंसिटी। अब इसी मास डेंसिटी में हम अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और वॉल्यूम तो हमारा कितना है पर यूनिट वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, वॉल्यूम कितना है मेरा? 1 मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हम आपको अगर किसी का ये निकालना है, केजी में आंसर निकालना है पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 1 ही रहेगा ना, क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अंदर में इधर इधर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 1 मीटर क्यूब भी है, ऐसा भी समझिए, इंटू 1 मीटर क्यूब, है ना, तभी तो ये बनेगा, ऐसा वेट बनेगा, इंटू इधर 1 मीटर क्यूब भी है। समझ गए? पर यूनिट वॉल्यूम है ना चीजें, तो 1 मीटर क्यूब बाय डिफॉल्ट है। तो अगर ऐसा 1 मीटर क्यूब होगा तभी तो आप केजी लिख पाओगे। देखो, ये रो का यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, इंटू इधर हमने लिखा है 1 मीटर क्यूब, है ना, इंटू इधर था जी, तो ये खत्म, तो ये देखो क्या mg के फॉर्म में आ गया, यही तो होता है वेट। समझ में आ रही बात? यही तो होगा आपका वेट।
ओके, तो इस तरह से हमने चीजों को लिखा, है ना। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर का मास डेंसिटी ऑफ वाटर था। अब मास डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है, इसको तो मैंने आपको बता ही रखा, ये कितना होता है 1.03 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ही कम है। सो इन इंजीनियरिंग एनालिसिस ऑफ सॉइल वी नेग्लेक्ट द वेट ऑफ एयर। ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट को भी लिखते हैं। लिखिए, सिंस डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस, हेंस its total weight is a very small portion of weight of solid plus weight of water, है ना, क्योंकि weight of air काफी कम होगा इन दोनों के रेस्पेक्ट में। hence या फिर so its weight is neglected in engineering calculation of soil। तो अब से ये एस्टेब्लिश हो गई, ये हम जब वॉल्यूम बताएंगे, लेकिन आप वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अरे वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर ही रहा है, वॉल्यूम कांट बी नेग्लेक्टेड, इट इज ऑक्युपाइंग दैट वॉल्यूम, बट उसका वेट नहीं है। समझ में आ रहा है? सो वॉल्यूम तो हम कंसिडर करेंगे, हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जब भी बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, बट जब टोटल वेट ऑफ सॉइल बताएंगे उस समय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, अगर पानी है तो फिर वेट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? वेट ऑफ एयर नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। गलती से वॉल्यूम मत इग्नोर कर देना। समझ गए बात को? ठीक। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबका थोड़ा पावर की प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, इसको हम W% से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस? इसका जो डेफिनेशन है, इट इज द डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, कहने का मतलब है 10%, 20%, इस तरह से लिखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। तो दिस इज योर वाटर कंटेंट। इसी चीज को आप एज ए मास ऑफ वाटर, अगर मास के फॉर्म में लिखेंगे तो मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इंटू 100, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेट का रेशियो या फिर मास का रेशियो, लेकिन रेशियो किस चीज का है? वाटर अपॉन सॉलिड का। अब ये वाटर और सॉलिड किधर है? आप ये 3 फेज डायग्राम में देखिए जो मैंने आपको अभी बनाया था। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये वेट ऑफ वाटर है, तो यही वो वेट ऑफ वाटर है, दिस पर्टिकुलर वाटर और दिस पर्टिकुलर सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड की बात हो रही है। किसी सॉइल में उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो वेट ऑफ वाटर है और जो वेट ऑफ सॉलिड है, इसका रेशियो अगर हम लेते हैं तो उस रेशियो को कहा जाता है वाटर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। इज इट क्लियर? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। तो आप इस डेफिनेशन को लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इसका रेंज के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका रेंज क्या होना चाहिए? तो इसका रेंज चर्चा करने के लिए आप देखिए इसका रेशियो क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है? बिल्कुल होगा। कब होगा? जब सॉइल में पानी ही ना हो। सॉइल में पानी नहीं होने का मतलब क्या है? सॉइल ड्राई कंडीशन में है, सूखा हुआ मिट्टी है। जब सूखा हुआ सॉइल होगा तो उसमें पानी नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशंस में जो आप वेट ऑफ वाटर देखोगे ये 0 होगा। तो 0 अपॉन समथिंग 0 मींस for a dry condition the weight water content in soil will be 0. It can be 0 in dry soil, है ना, इसमें कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बताइए, क्या वेट ऑफ वाटर जो मतलब जो वाटर कंटेंट है ये 0 से ज्यादा होगा? हाँ, ये आप तो बोलोगे हाँ बिल्कुल 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक वैल्यू लेता हूं 100% का। किसका वैल्यू लेता हूं? 100% का। मुझे ये बताओ, क्या ये वाटर कंटेंट इक्वल टू 100% हो सकता है? तो आप बोलोगे कि मतलब बहुत बच्चे बोलेंगे इसमें हाँ हो सकता है, बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं हो सकता है, ऐसा वैसा। तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। देखिए, आप ध्यान से इस रेशियो को देखिए, ये रेशियो क्या है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर का रेशियो है। तो ये 100% वाटर कंटेंट इक्वल टू 100% होने का क्या मतलब है? जब आपका वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, है ना, तब ये रेशियो 100% हो जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर सॉइल में जो वाटर का वेट है, ये मान लो वाटर है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो जो वाटर का वेट है वो इस सॉइल सॉलिड के वेट के बराबर हो सकता है, या फिर जो वाटर का वेट है इस सॉइल सॉलिड के वेट से कम भी हो सकता है, या फिर जो वाटर का वेट है इस सॉइल सॉलिड के वेट से ज्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब है
जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है ना, वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है, इट कैन बी इक्वल टू 100%, लेस देन 100% एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 100%। ये ऑल्सो ग्रेटर देन 100% का क्या सीन है भाई? दलदल को सोचो दिमाग में, किसको सोचोगे? दलदल के बारे में सोचिए। दलदल में देखिए कितना सारा पानी रहता है, बहुत सारा पानी रहता है, बहुत गीला मिट्टी है वो। तो उस दलदली मिट्टी का एक कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो और उस वॉल्यूम में आप एनालिसिस करोगे, ठीक है? क्या एनालिसिस? आप निकालिए उसमें वेट ऑफ सॉलिड और उसमें निकालिए वेट ऑफ वाटर, और उनका रेशियो जब आप लेंगे तो आप पाएंगे कि जो पानी है, वो पानी का जो मात्रा है वो मिट्टी के कंटेंट से ज्यादा है। समझ में आ रहा? मतलब सॉइल सॉलिड से ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में वाटर कंटेंट ज्यादा आ जाएगा, है ना? तो वाटर कंटेंट 300, 400, 800% तक होता है सॉइल के केस में। ओके, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर कंटेंट बराबर भी हो सकती है, लेस देन 100 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 100 भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 0 नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। अगर आपसे सवाल पूछे कि वाटर कंटेंट का रेंज बताओ, तो आप बताओगे साहब ये 0 हो सकता है, ग्रेटर देन मतलब बराबर 100 है, लेस देन 100 है, फिर ग्रेटर देन 100 भी है। तो हम अगर इसको सिंपली एक भाषा में बोले तो हम ऐसे लिखेंगे इसका रेंज को कि वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इस तरह से रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, और एग्जाम में आपका यही पूछेगा, ठीक है? यही पूछ के कंफ्यूज करेगा। सो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखना कि जो वाटर कंटेंट है यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? वाटर कंटेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द रेंज ऑफ योर वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? आप ऐसा सोचो ना, अगर नहीं समझ पा रहे हो कि ग्रेटर देन वाले मतलब ग्रेटर देन 100% वाला, ऐसा सोचो, एक ग्लास ले लो, एक ग्लास ले लो, ठीक है? एक गिलास में आप थोड़ा सा मिट्टी भरिए, है ना? मतलब आधा ग्लास से कम मिट्टी भर दो, ओके, अप्रोक्सीमेटली, और पूरे में पानी भर दो, और पूरे में पानी भर दो। ये भी सॉइल ही कहलाएगा, ये भी सॉइल ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सॉइल का वाटर कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। ये वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा इस केस में, और ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर। तो आप रेशियो निकालेंगे वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर, तो इट विल बी कमिंग मोर देन 100%। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा कुछ चीज है ये। ओके, तो ये सब चीजें मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये तो आपके नोट्स में जाएंगे, है ना? सो आई एम इरेजिंग दिस। तो आप लिख लीजिए इसको। आपने उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले ये जो चीज है इस चीज को लिख लिया होगा, इसके डेफिनेशन को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये मास और वेट में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार समझा देता हूं आपको। मास और वेट फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, वेट जो होता है, वेट जो होता है, अगर हम किसी चीज का कोई एक पर्टिकुलर मास है हमारे पास, मतलब कोई चीज है, आप दुकान से जैसे चीनी खरीदने गए, चावल खरीदने गए, जो भी खरीदने गए, उसी तरह से मान लो कि सॉइल खरीदने गए, तो ये सॉइल का एक पर्टिकुलर मास है आपके पास, है ना? और ये मास कितना केजी है? लेट्स सपोज m केजी ऑफ मास है आपके पास। तो इसी मास का आपको वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना? तो w के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m केजी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mg यूनिट क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए, ये जो यूनिट सिस्टम है, फिजिक्स में पढ़ते थे, ये केजीएस यूनिट सिस्टम है ना? केजीएस, केजी मीटर, इन सब चीजों में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अभी यही जो यूनिट है आपको जो निकल के आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या होता है? एक न्यूटन होता है। तो इसको आप न्यूटन लिख सकते हो। समझ में आया? ओके, अब इसी में mg डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दूंगा, तो जो वैल्यू है वो किलो न्यूटन में आ जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम कुछ कन्वर्जन करते हैं। ये सारा कन्वर्जन कहां से आया? बेसिकली न्यूटन्स लॉ जो आपने पढ़ा है, F इक्वल टू m इंटू ए, है ना? तो F क्या होता था? फोर्स।
तो ये जो वेट है ये भी एक तरह का फोर्स का कंपोनेंट है जो कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में लग रही है। समझ में आ रहा है? तो वेट भी एक तरह का फोर्स ही है विच इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज को ध्यान रखना है ना, ये चीज भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वेट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है लेट्स सपोज इस तरह से कोई एक बॉडी है जिसका मास है m, तो वेट जो है इसके जो सीजी होगा है ना, इसके सीजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो ये इसका सीजी है, तो इसके सीजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी का जिसका मास है m, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा जो कि होगा mg के बराबर। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है मास और वेट के बीच में। तो ये चीज आप इस चीज को भी लिख लीजिए बगल में कहीं पर एक नोट बना के, वेट इज ऑल्सो ए फोर्स विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये नोट क्लियर करिए। आप लोगों को घबराना नहीं है, जहां पर जरूरत पड़ेगा कि मेरे को प्रेजेंट रहना है फिजिकली, है ना, जहां पर उस लेवल की विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी आई विल बी प्रेजेंट, है ना। अभी पावर कट हो गया है तो ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, हम लोग करते चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन और किलो न्यूटन, मैंने बोला कोई चीज न्यूटन में तो 1000 से डिवाइड कर दो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। यही मतलब हुआ ना, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। तो ये रिलेशनशिप हुई। अच्छा, तो ये सारा स्लाइड आपने कंप्लीट किया होगा। आगे चलते हैं और एक चीज बताता हूं। तो पानी से रिलेटेड देखो, वाटर का यहाँ पे देख लो भाई, आगे चल के आता है यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट ऐसे, लेकिन आप यहीं पर देख लो, यहीं पर कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। तो वाटर का जो होता है आपका, मैंने बता रखा था मास डेंसिटी, है ना, रो डब्ल्यू क्या होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये आपने बता रखा था। ठीक है, वाटर का। तो इसका यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, इसको ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा। तो यूनिट वेट को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेट कहने का मतलब है ये क्या है? मास डेंसिटी, है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी इस रेशियो को, या फिर यूनिट मास आप कहिए इसे। यूनिट मास मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए केजी पर मीटर क्यूब, उसी तरह ये यूनिट वेट, ये क्या हो गया? यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब क्या हो गया? वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है यूनिट वेट, है ना। तो रो डब्ल्यू है तो उसका यूनिट वेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे हम सिंपली रो डब्ल्यू इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यूनिट वेट हमारा। समझ में आ रही है चीजें? तो यूनिट वेट का वैल्यू क्या होगा? चलो निकाल के देखो। मास डेंसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? 1000, तो 1000 हम पुट कर देंगे सीधा जी। 1000, 1000 क्या? केजी पर मीटर क्यूब इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना था? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो जरा रीअरेंज करो, 1000, अच्छा 1000 गुना 9.81 पहले ही कर दो, क्या आ जाएगा? 989810, है ना, ये आ जाएगा। फिर केजी मीटर डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या है? न्यूटन, है ना। यही तो चीज था न्यूटन। इससे पहले देखो स्लाइड में मैंने बता रखा था, आपको लिखवाया था, यही केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, यही तो आई थी न्यूटन, है ना। तो यही चीज आपका आ गई यहाँ पे न्यूटन। क्या आ गया? न्यूटन। तो ये क्या हो गया? यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इसको जनरली किलो न्यूटन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस भी सारे किलो न्यूटन के फॉर्म में रहते हैं। तो किलो न्यूटन के फॉर्म में होंगे तो मैंने क्या बोला, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, तो हमको किलो न्यूटन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगी आपकी क्या? यूनिट वेट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेंगे इसका डायमेंशनलेस फॉर्म, डायमेंशनलेस किसका? फोर्स का। तो फोर्स को हम एज ए डायमेंशनलेस फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसको?
फोर्स को देखिए, सॉरी, फोर्स को हम फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां से देखो, फोर्स का जो यूनिट है उसमें बेसिकली क्या है, फोर्स का, नेक्स्ट पेज में ही चलता हूं, है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। ओके, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन इन फंडामेंटल डायमेंशन। तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो फोर्स का जो यूनिट था वो क्या आया था, देखिए, केजी मीटर अपन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, केजी का मतलब क्या है, फंडामेंटल, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक चैप्टर आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप वहां पे इस तरह के रिलेशनशिप को निकालना और भी सीखेंगे। बट ये फंडामेंटल डायमेंशन होती है आपकी क्या, मास होती है, टाइम होती है, लेंथ का होता है ना, और भी ऐसे थीटा टेम्परेचर होता है। तो ऐसे बहुत सारे, एंगल का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो हमें किसी भी पैरामीटर को या फिर किसी भी क्वांटिटी को उसके उसके फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएलटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, केजी है मतलब मास है तो एम, लेंथ है मतलब यूनिट मीटर है ना, तो लेंथ है तो उसका एल, और सेकेंड, सेकेंड क्या है, टाइम, तो टाइम का क्या है, इनवर्स, तो टी माइनस टू। सो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फोर्स, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो गया एग्जाम का। अब बात करते हैं फोर्थ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का, वॉइड रेशियो। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, ध्यान अटेंशन देना होगा आपको इन सब चीजों में, क्योंकि ये सब चीज बेसिक्स हैं। यहाँ से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मिस होती है तो आगे चल के पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स में अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाएगा, है ना। तो ये सारा बेसिक है, तो इसपे आपको बहुत ही मतलब चूजी रहना होगा, मतलब कि हमको पढ़ाई ही करना है, चूजी इन द सेंस कि पढ़ाई ही करना है और कोई काम पे हमको ध्यान नहीं देना है, यही चीज मैं कह रहा था। तो देखिए, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल ई। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ई यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट वॉइड रेशियो। इसको डिफाइन क्या किया जाता है, देखिए, वॉइड मतलब मैंने तो आपको बता ही दिया था, वॉइड मतलब क्या होता है, शून्य, खाली, खाली चीज, कुछ कुछ है नहीं, शून्य है। तो सॉइल में जो शून्य चीजें थी, फ्री स्पेसेस थी, वही तो थी वॉइड, है ना। तो वॉइड का रेशियो, तो किसके रेस्पेक्ट में, तो जो रेशियो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। जैसे हमने जो वाटर कंटेंट डिफाइन किया वो वेट का रेशियो था, क्या रेशियो था, वेट का रेशियो था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड का। उस तरह से जो वॉइड रेशियो होता है ना, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो E इक्वल टू क्या होगा, VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VS। देखिए, अब ये क्या है, थ्री फेज डायग्राम में देखो, ये एक तरह का क्या है, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप है। तो आप थ्री फेज डायग्राम में एक बार जाइए और देखिए आराम से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या आता है आपका, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों मिला के आता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, समझ में आ रहा है। तो इनका रेशियो जो होता है इसी को हम कहते हैं वॉइड रेशियो। ओके, इन्हीं के रेशियो को हम कहते हैं वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे यही चीज है, वॉइड रेशियो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, इस चीज को अगर आप नहीं समझे एक बार, तो फिर से एक बार समझिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड मतलब मैंने आपको बोला शून्य चीज है, खाली चीज है। सॉइल के अंदर फ्री स्पेसेस जो हैं उनको हम वॉइड कह रहे हैं, सॉइल के अंदर जो फ्री स्पेसेस हैं उनको हम वॉइड कह रहे हैं। अब ये जो वॉइड है, दिस वॉइड कैन बी फिल्ड विथ वाटर। जैसे बरसात के तुरंत बाद अगर मिट्टी को आप देखोगे तो जो वॉइड है वो सारा सारा का सारा वॉइड में पानी फिल्ड अप हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में जो सॉइल होते हैं उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, कि वो हमारे सैचुरेटेड सॉइल है। एट द सेम टाइम, जब समर में आप देखते हो, गर्मियों के सीजन में देखते हो, तो आप ये पाते हो कि सॉइल में जो वॉइड है उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसमें सिर्फ एयर है, हवा भरा हुआ है, तो वो ड्राई कंडीशन है। मतलब ये जो वॉइड है इसमें पानी और एयर दोनों में से कोई एक रह सकता है, या फिर आधा पानी आधा एयर, मतलब आधा आधा ही नहीं,
कुछ पानी कुछ एयर, मतलब कुछ भी परसेंटेज में हो सकती है। जो भी टोटल वॉइड है उसका 20% पानी और बाकी 80% एयर, या 30% पानी 70% एयर, कुछ भी, या फिर 70% पानी 20% एयर, कुछ भी, इस तरह का कोई भी रेशियो मेंटेन किया जा सकता है ना, मतलब दोनों मिलके रह सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। अब वो बात क्या है सुनो, हर जगह यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, हर जगह यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्या बात है सुनिए, लेट्स सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर सॉइल गिवन है, ठीक है, और इस सॉइल की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, सॉइल की वॉल्यूम है, दिस इज ए पर्टिकुलर सॉइल और इस सॉइल का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल V, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का बात कर रहा हूं मैं, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, कहने का मतलब है दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम V इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना, तो ये V का बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सॉइल मास है आपके पास और उस पर्टिकुलर सॉइल मास का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो कि आपको मालूम है। अब इस सॉइल में होंगे क्या, बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सॉइल सॉलिड प्रेजेंट होंगे, है ना, इस सॉइल में आपका बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल सॉलिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये सॉइल सॉलिड है। तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड Vs और इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होंगे, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, हम इनको हमेशा कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं, ये बेसिक है, बेसिक एजम्पशन है, हम बाय डिफॉल्ट है, आप ऐसा समझिए। क्यों एजम्पशन किया जाता है, हम ये मान के चलते हैं ना कि सॉलिड्स इन आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर, कहने का मतलब है सॉलिड ऐसा नहीं है कि वो दब जा रहे हैं, कोई चीज दबेगा तब ना उसका वॉल्यूम कम होगा, तो सॉलिड दब नहीं रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं। जनरली वी एज्यूम व्हाट, कि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर इन सॉइल मैकेनिक्स एनालिसिस, ठीक है, इसलिए इसके वॉल्यूम और वेट कांस्टेंट हो रही है। इनकंप्रेसिबल कहने का मतलब क्या है, सुनो बात सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना। एक कोई सॉइल है, एक कोई सॉइल है, लेट्स सपोज एक कोई सॉइल है, ये सॉइल है आपका, तो इस सॉइल में क्या क्या होंगे, सॉइल सॉलिड तो होगा ही होगा। अब इस सॉइल का वॉल्यूम फिक्स है, ओके, इसका एक नॉन वॉल्यूम है, इस सॉइल मास का एक नॉन वॉल्यूम है, आप ऐसा समझिए। तो इसमें सॉइल सॉलिड होंगे प्लस बाकी का बाकी जो चीज है वो है वॉइड, मान लो वो क्या है, वॉइड, वो है वॉइड। अब देखिए, अब इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है ये Vs। अब इस पर्टिकुलर सॉइल मास के ऊपर जब आप लोड लगाओगे, लोड लगाओगे, व्हेन यू विल अप्लाई द लोड, तब जब हम लोड लगाएंगे, तो लोड लगाएंगे तो सॉइल दबेगा, बिल्कुल दबना चाहिए और दबेगा भी। तो जो सॉइल दबेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप देखो यहीं से साफ साफ, अगर ये दबे, यहाँ पे इस केस में टोटल वॉल्यूम क्या होगा, यहां से यहां तक, लेकिन जब आप लोड लगाओगे तो सॉइल दबेगा और लेट्स सपोज वो इस पोजीशन को अटेन की, इस लेवल को, तो दबने के कारण क्या रिमूव हो रहा है, क्या चीज खत्म हो रही है, जो वॉइड की वॉल्यूम है वो रिमूव हो रही है, वॉइड की वॉल्यूम रिमूव हो रही है, कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है क्या, सुनो, ये जो वॉइड है ये कहां है, इसके ऊपर एक बार आप इमेजिन करो, ये वॉइड जो सॉइल में एक्चुअली कहां प्रेजेंट है। देखिए एक सॉइल, जनरल सॉइल को सोचिए, तो यहाँ पे एक सॉइल सॉलिड है, इधर सॉइल सॉलिड है, इधर सॉइल सॉलिड है, इधर सॉइल सॉलिड है, यहाँ सॉइल सॉलिड है, यहाँ सॉइल सॉलिड है, यहाँ सॉइल सॉलिड है, यहाँ पे सॉइल सॉलिड है, इधर सॉइल सॉलिड है। तो ये जो वॉइड्स है सॉइल के अंदर एक्चुअली में वो कहां पे है, इन सॉइल सॉलिड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है यही तो है आपका वॉइड। इन सॉइल सॉलिड के बीच में जो स्पेस है, फ्री स्पेस, इसी को तो हम वॉइड कहते हैं। तब जब आप लोड लगा रहे हो, सॉइल दब रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज डिक्रीजिंग, है ना, वो क्या डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब जो दो सॉइल सॉलिड था उसके बीच में जो फ्री स्पेस था वो कम हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो दो सॉइल सॉलिड था उसके बीच में जो फ्री स्पेस था वो कम हो रहा है, तो उसके बीच में जो फ्री स्पेस था वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसका डेंसिटी बढ़ रही है, यूनिट वेट उसकी बढ़ रही है। अब देखो यूनिट वेट का फॉर्मूला मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था अभी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो गया, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड,
तो अभी टोटल वॉल्यूम तो यही है सॉइल का, तो यूनिट वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा? यूनिट वेट इज योर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो डिस्कशन है इससे हम क्या लर्न करते हैं? ये हमने डिस्कशन आपसे क्यों किया? ये बेसिक डिस्कशन हमने आपसे इसलिए किया, आप ये समझिए कि जैसे जैसे सॉइल में लोड लगाएंगे, है ना, तो उसका वॉइड डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? वॉइड रिमूव होगा। और वो वॉइड रिमूव होने का क्या मतलब है? जो सॉइल सॉलिड है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब सॉइल का डेंसिटी या फिर यूनिट वेट इंक्रीज हो रही है, वो डेंसर होते जा रही है। और मान लीजिए सॉइल सॉलिड के बीच में फ्री स्पेस अधिक है ना, यहाँ पे एक सॉइल सॉलिड, इधर एक सॉइल सॉलिड, फिर इधर, तो उनके बीच में फ्री स्पेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इस तरह के एक पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जिसमें फ्री स्पेस सॉइल सॉलिड के बीच में अधिक है, तो दैट इज योर लूज सॉइल। और आपने सुन रखा होगा सॉइल लूज है, नेचुरल सॉइल है ना, मतलब मान लो कहीं से मिट्टी को एक्सावेट करके लाए हो और रेलवे ट्रैक वगैरह का कंस्ट्रक्शन चलता है, अगर मान लीजिए फॉर्मेशन वगैरह बनता है तो हम कहीं से मिट्टी को एक्सावेट करके लाते हैं, तो वो लूज मिट्टी होती है। उस मिट्टी को फॉर्मेशन पे डालते हैं, है ना, बेड पे डाले, जो भी बेड होता है मतलब फॉर्मेशन पे डाले, फिर उसका स्प्रेडिंग किया, फिर उसको प्रॉपरली ग्रेड किया, जो भी आपको लेवल वगैरह चाहिए, मतलब ताकि स्मूथ सरफेस बन पाए, प्रॉपर ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग के बाद हम लोडिंग चलवाते हैं, मतलब रोलर अप्लाई करते हैं उसमें, रोलिंग। तो रोलिंग करने से क्या होता है? लोड लगाया, लोड लगाने के कारण जो लूज सॉइल थी, मतलब जो सॉइल सॉलिड था, उनके बीच में फ्री स्पेस अधिक थी, तो वो लूज थी, वॉइड ज्यादा था। तो हमने जब रोलिंग किया तो वो जो वॉइड था, फ्री स्पेस, वो रिमूव हो गया, तो सॉइल इज गेट कॉम्पैक्टेड। तो उससे क्या हो गया? वॉइड की वॉल्यूम डिक्रीज हुई, तो यूनिट वेट उसका बढ़ गया। ये कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होती है, इसके ऊपर अलग ही चैप्टर है पूरा का पूरा, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज होती है कॉन्सोलिडेशन, ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे चल के। कॉम्पैक्शन मतलब ये होता है कि सॉइल के अंदर जो वॉइड है, वॉइड, एयर वॉइड, खास करके क्या, एयर वॉइड, एयर को रिमूव करना। कॉन्सोलिडेशन का मतलब ये होता है सॉइल के वॉइड में जो पानी है, मैंने आपको बोल रखा था वॉइड के अंदर दो चीजें हो सकती है, एयर या फिर पानी। तो कॉन्सोलिडेशन का मतलब ये होता है कि सॉइल के वॉइड के अंदर जो पानी है उसको भी रिमूव करना, दैट इज योर कॉन्सोलिडेशन प्रोसेस, है ना। तो ये कॉम्पैक्शन और कॉन्सोलिडेशन। कॉम्पैक्शन इंस्टेंटेनियस होती है, मतलब लोड अप्लाई किया तुरंत कॉम्पैक्ट हो जाता है वो। लेकिन कॉन्सोलिडेशन इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सालों साल लगते हैं सॉइल को कंसोलिडेट होने में, है ना। तो हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चल के, जब कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन वाली चैप्टर आएगी वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो आप ये समझिए, ये जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये पूरा सॉइल मैकेनिक्स में इसको कहीं नहीं छेड़ना है ना, ये हमेशा हम कांस्टेंट ही कंसिडर करके चलेंगे। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके, चलो और कनेक्ट करवाता हूं यार, फीलिंग और समझो। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट मैं आपको अभी कह रहा हूं, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज, जैसे कि वही रोड वगैरह बनने का या फिर रेलवे ट्रैक वगैरह बनने का सिस्टम चल रहा था, तो लेट सपोज वहीं पे कहीं रोड वगैरह बननी है, तो आपने कहीं से मिट्टी को एक्सावेट करके लाया। ये क्या किया? एक्सावेट किया। तब जब आप मिट्टी को एक्सावेट किए, तो जैसे कि जो एक्सावेटर होता है उसका बकेट होता है, तो एक बकेट मिट्टी को उठा लिया। कितना उठा लिया? एक बकेट मिट्टी को उठा लिया। तो वो जो एक बकेट मिट्टी उठाया आपने, तो ये वो एक बकेट मिट्टी है मान के चलो, तो इसका अभी जो एक बकेट का वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम वी है, इस एक बकेट मिट्टी का, इसका वॉल्यूम कितना है? वी। अब इस वी वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर सॉइल सॉलिड होगा, सॉइल सॉलिड होगा। अगर गीला मिट्टी था तो उसमें पानी भी प्रेजेंट होगा या फिर फ्री स्पेसेस होगा। मतलब इस वी वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर दो ही चीज हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका सॉइल सॉलिड प्लस दूसरा हो सकता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा पानी भी हो सकता है या फिर पूरा का पूरा खाली स्पेस हो सकता है। समझिए बात को, ठीक है। तो ये वी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अभी तो इसका वॉल्यूम अभी कितना है? इसका वॉल्यूम है वी। आपने क्या किया? इसको लेके आया, इस फॉर्मेशन पे डाला,
यहाँ पर आप अच्छे से स्प्रेड कर दिया इस पर्टिकुलर सॉइल को, तो अभी भी इसका वॉल्यूम क्या है V, और स्प्रेडिंग के दौरान लेट्स सपोज थोड़ा थोड़ा एयर वॉइड रिमूव हो गया होगा, तो वॉल्यूम जो सॉइल का है थोड़ा कम हो गया मान लो। इसके बाद जब आप रोलर चलाओगे इसके ऊपर कंप्लीटली अच्छे से दबाओगे, तो उस वक्त क्या होगा ना कि सारा का सारा वॉइड मैक्सिमम रिमूव हो जाएगी। मैक्सिमम वॉइड जब रिमूव हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बचेगा क्या? अच्छा, मैक्सिमम वॉइड जब रिमूव हो जाएगी तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? जो टोटल वॉल्यूम पहले था Vs प्लस Vb, तो अब आपने Vv क्या किया, लोड लगा के Vv को कम कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कम किया। समझ में आ रहा है? तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा, ओवरऑल वॉल्यूम इट विल डिक्रीज, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट दो एक ही चीज कॉमन रहेगी, और वो कॉमन क्या है? जब आपने V वॉल्यूम ऑफ सॉइल को एक्सावेट किया था उसमें जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, यहां पे ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, लेकिन यहां पर जो सेम सॉइल है ना, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो सेम Vs रहेगा। दिस इज कांस्टेंट। इस तरह से एनालिसिस होता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ एनालिसिस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट मतलब वेट ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट। समझ गया बात को? तो ये लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। मतलब हम जो रिमूव कर पाते हैं वो केवल वॉइड को रिमूव कर पाते हैं, एंड वेट ऑफ, और जो सॉलिड है सॉइल सॉलिड, दे आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ओके, इसलिए वो रिमूव नहीं होंगे। तो आप यहां से लिखना चालू करिए वॉइड रेशियो। एक मिनट लिख लीजिए पाउज करके, है ना, आप पाउज करके लिख लिया करिए। उसके बाद ये वाला आप नोट में डालिए, ये नोट में डालिए, लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कंसिडर्ड कांस्टेंट, इज ऑलवेज कंसिडर्ड, यहां ऐसे लिखो, कंसिडर्ड कांस्टेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, क्यों? आगे इसका रीजन लिखना है, सेकेंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, सॉइल सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। फिर यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? मैंने लिखवा दिया, सॉइल सॉलिड आर कंसिडर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, दिमाग में अटक जाएगा। कॉम्पैक्शन करने पे सॉइल दबा कैसे, उसका वॉल्यूम कैसे कम हुआ? कंप्रेसिबल है। अरे बच्चे, सॉइल सॉलिड का बात कर रहे हैं हम, पूरा सॉइल का नहीं, ठीक है? तो पूरा ओवरऑल सॉइल तो वो तो है, वो कंप्रेसिबल है। सॉइल सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, केवल सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम को देखो, सॉइल सॉलिड, ठीक है, इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मतलब सॉइल सॉलिड जो है वो कांस्टेंट है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा बेस रहेगा एनालिसिस का। Vs कभी भी फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इज इट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड विल नेवर चेंज फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एकदम याद कर लो, ये पूरा बेसिक चीज है, ठीक है। अब इसी के ऊपर वॉइड रेशियो पे डिस्कशन करेंगे, देखना। खैर ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के, ठीक है, अब तब भी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, तो ये अभी कंटिन्यू करते हैं वॉइड रेशियो के कॉन्सेप्ट को। तो देखो, तो वॉइड रेशियो ई इक्वल टू, क्या आपने देखा रेशियो फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो जो वॉइड रेशियो है, ई का जो वैल्यू है, मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर, है ना। तो ई वैल्यू इन ए सॉइल, basically depends upon volume of void। मतलब इट मीन्स दैट इज, मैं ऐसा बोलूंगा, फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि कोई एक सॉइल को कंसीडर करो, ठीक है, उस सॉइल पे मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर किसी सॉइल का
ई का वैल्यू ज्यादा है, किसी सॉइल का, है ना, ई का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ई का वैल्यू अगर ज्यादा है, कहने का मतलब है आपको बेसिकली हम ये समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, कहने का मतलब है ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उस पर्टिकुलर सॉइल में उसकी वैल्यू ज्यादा है। हमको डायरेक्टली यही समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो कहने का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था, देखिए जो सॉइल सॉलिड का ग्रेन्स है उनके बीच में फ्री स्पेसेस ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, है ना, उस पर्टिकुलर ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में सॉइल सॉलिड के बीच में फ्री स्पेसेस अधिक होगा, मतलब सॉइल सॉलिड एक दूसरे से अधिक दूरी पर होंगे, तो क्या है, लूज टाइप ऑफ सॉइल, सो इट इज ए लूज टाइप ऑफ सॉइल। एट द सेम टाइम वॉइड रेशियो किसी भी सॉइल का कम है, कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये है सिंपली कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, मींस आपका ये जो पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में ये दोनों चीज हो सकती है, आप उसकी सम हो सकती है, तो हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये चीज कम है, तो ये कम है मतलब ओवरऑल आप यही समझिए कि फ्री स्पेसेस कम है, सो ये जो सॉइल है इट इज ए डेंस टाइप ऑफ सॉइल, सो इट इज ए dense type of soil, dense type of soil। अब यहीं से देख लो बाबू लोग, क्वेश्चन उठा देगा कि वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू कंपेयर व्हाट, लूजनेस डेंसनेस दोनों चीज, सॉइल का अगर हमको वॉइड रेशियो मालूम है तो उसके वैल्यू को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये सॉइल लूज है या ये सॉइल डेंस है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्यों यहाँ पे बता रहे हैं ना, अगर ई का वैल्यू ज्यादा है तो लूज सॉइल कह देंगे, ई का वैल्यू अगर किसी सॉइल का कम होता है तो उसे हम डेंस टाइप ऑफ सॉइल कह देते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये कंपैरिजन फॉर सेम सॉइल कर रहे हैं, इट इज बेसिकली वी आर कंपेयरिंग ऑन सेम सॉइल, ठीक है, ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ओके, ये बेसिकली हम सेम सॉइल के लिए ले रहे हैं, मतलब सैंड सैंड या क्ले क्ले, ऐसा मतलब सेम कैटेगरी ऑफ सॉइल है, इसके लिए हम ये कंपैरिजन बता रहे हैं, और फॉर ए गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम, है ना, सेम कैटेगरी ऑफ सॉइल है और सेम कैटेगरी ऑफ सॉइल का फॉर ए गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम हम बेसिकली ये कंपैरिजन बता रहे हैं, ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वॉइड रेशियो, है ना, क्यों, क्योंकि वॉइड रेशियो की वैल्यू को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि सॉइल जो है आपका वो लूज सॉइल है या डेंस सॉइल है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चलिए मैं आपको इसका और कुछ समझाता हूं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम एक तरफ कंसीडर करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल, एक तरफ हम कंसीडर करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, इन दोनों में मैं कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, ये एक नोट में समझेंगे इसे, एक तरफ मैं लूंगा फाइन ग्रेन सॉइल, दूसरी तरफ लूंगा कोर्स ग्रेन सॉइल, आइडेंटिकल कंडीशन मेंटेन करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल मतलब दाने बहुत छोटे छोटे होंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब दाने बहुत बड़े बड़े होंगे, बेसिक सा मतलब यही है, तो देखिए, तो ये जी मैंने आपको दिखा दिया फाइन ग्रेड एंड कोर्स ग्रेड। अब देखिए मैं कहना ये चाहता हूं दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन हमको मेंटेन करना है, मतलब दोनों ही केस में जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ये सेम है, इस केस में भी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी है, इस केस में भी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका वी ही है, ठीक है, अब वो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को भी फिक्स करना है, इसको भी मैं कांस्टेंट मान के चलता हूं कि इसमें भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसमें मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी एस है इस ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, तो यहां पर भी जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है वो भी सेम वी एस ही है, लेकिन ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम फिक्स, ओवरऑल वॉल्यूम फिक्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड फिक्स, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड फिक्स हो गया, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड फिक्स कैसे होगा, अरे टोटल आपने बस वॉल्यूम देखा है, सॉइल सॉलिड का क्या देखा है, वॉल्यूम देखा है, ओके, तो टोटल केवल सॉइल सॉलिड के जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो अलग बात है जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें छोटे 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 सॉइल सॉलिड है, बट कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़े 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 सॉइल सॉलिड है, तो ये अलग चीज होगा कि फाइन ग्रेन सॉइल में सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अगर देखोगे तो फाइन ग्रेन सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल अधिक होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल अधिक होंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर देखोगे तो बड़े बड़े पार्टिकल है,
है ना। तो इसलिए उनका मान लो ऐसा होगा, एक रिलेशनशिप बता रहा हूं, अगर 10 कोर्स ग्रेन सॉइल का पार्टिकल है तो ये हो सकता है फाइन ग्रेन सॉइल का फॉर मेंटेनिंग सेम वॉल्यूम 100 पार्टिकल आ जाए, लेकिन वॉल्यूम सेम है ना। कोर्स ग्रेन में बस यही चेंज है कि जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, फाइन ग्रेन में पार्टिकल साइज आपका छोटा है। अब देखो हुआ क्या, अब मुझे ये बतानी है किसके लिए वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, किस सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। बेसिकली होगा क्या, देखिए लेट्स सपोज ये यहां पे मैं कंसीडर करता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1, इधर मैं कंसीडर करता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2। अब ये 1 2 क्यों कंसीडर कर लिया, अभी समझ में आएगा। देखिए करेंगे क्या, मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये जो सॉइल सॉलिड वगैरह है ना, इसको हम स्फेरिकल इन नेचर हम जनरली कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल इन नेचर हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अलग से एक छोटा सा बात समझिए, जो अभी मैंने आपको बताया बस उसी चीज का मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। हमने आपको बोला जो फाइन ग्रेन सॉइल है फॉर सेम उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम सेम है, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम सेम है ना। मैंने बोला और ये भी फिक्स कर दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को भी फिक्स कर दिया, ठीक है। उसमें जितने पार्टिकल आ गए ओके, जितने भी कोर्स ग्रेन पार्टिकल आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का रिप्रेजेंटेशन। फाइन ग्रेन सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स फाइन ग्रेन सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। छोटा 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 पार्टिकल, ऐसा बहुत सारा पार्टिकल भरा हुआ होगा, किस केस में, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में। देखो ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल मैंने बना दिया। अब देखना होगा क्या, बेसिकली होता क्या है, इमेजिन करना, फाइन ग्रेन सॉइल में चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में फ्री स्पेसेस, देखो कोई दो पार्टिकल, इसके बीच में एक फ्री स्पेस, फिर और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फाइन ग्रेन सॉइल में, तो उनके बीच में जो टोटल सम ऑफ फ्री स्पेस होता है ना, वो ज्यादा होता है ना। इसमें जो आपका फ्री स्पेस होगा, टोटल फ्री स्पेस, क्या बात कर रहा हूं, टोटल फ्री स्पेस, कहने का मतलब है वॉइड, है ना, वॉइड वॉल्यूम, ये आपका ज्यादा होगा। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में ये जो टोटल फ्री स्पेस है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, टोटल फ्री स्पेस का बात कर रहा हूं मैं, टोटल फ्री स्पेस का बात कर रहा हूं। ये टोटल फ्री स्पेस दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा, वॉइड वॉल्यूम वो कम होगी, वॉइड वॉल्यूम इज लेस। आइडेंटिकल कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं दोनों ही सॉइल में, सेम वॉल्यूम ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल है, सेम वॉल्यूम ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को भी आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ऐसे कंडीशंस में आप एनालिसिस कर रहे हो, आइडेंटिकल कंडीशन, आफ्टर मेंटेनिंग आइडेंटिकल कंडीशन, तो हम देख रहे हैं क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपकी कम देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन एक चीज है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे तो बड़े बड़े साइज हैं वॉइड के, तो साइज बड़े बड़े होंगे, ऑब्वियसली देखिए वॉइड के साइज बड़े बड़े होंगे, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, है ना, तो इनके बीच का जो फ्री स्पेस है वो ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर फाइन ग्रेन में देखोगे, छोटे इधर एक छोटा, तो इनके बीच में जो फ्री स्पेस होगा वो कम साइज का होगा, लेकिन ऐसे कम साइज वाले फ्री स्पेस बहुत ज्यादा है। लेकिन कोर्स ग्रेन के केस में ऐसे ऐसे बड़े साइज वाले फ्री स्पेस जो है वो है, लेकिन वो कम है। तो यहाँ पे साइज ऑफ वॉइड जो होगा, साइज ऑफ वॉइड इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन, साइज ऑफ वॉइड डेफिनेटली ये बहुत बड़ा होगा। इस चीज का हम यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे परमिएबिलिटी वाला चैप्टर में, कि साइज ऑफ वॉइड अधिक होने के कारण परमिएबिलिटी जो है सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की, वो अधिक होती है। हम देखेंगे आगे चल के परमिएबिलिटी वाला चैप्टर में, जब डार्सी लॉ वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तब। बट अभी फिलहाल ये समझिए, साइज ऑफ वॉइड यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपका साइज ऑफ वॉइड कम है, साइज ऑफ वॉइड बहुत छोटा है, बट इनका नंबर ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। इस कारण से जो वॉइड वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। मतलब रिलेशनशिप क्या बन गया आपका, बन गया ये कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन वन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन टू फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन सॉइल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अगर हम कंपेयर करेंगे
then volume of void in case of fine grained soil is more as compared to coarse grained soil. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब void रेशियो निकालोगे तो void रेशियो किसका ज्यादा आएगा, फाइन ग्रेन सॉइल का void रेशियो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। समझ में आ गया, फाइन ग्रेन सॉइल का void रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, ये डायग्राम बनाइए कॉपी पे, ठीक है, नोट में ये डायग्राम बना लीजिए पॉज करके। उसके बाद ये नोट पॉइंट लिखिए, इन आइडेंटिकल कंडीशन void रेशियो इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। इन आइडेंटिकल कंडीशन void रेशियो, ई का बात चल रहा है, इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। किसमें void रेशियो ज्यादा होगा, अगर हम कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन को कंपेयर करेंगे तो फाइन ग्रेन में void रेशियो ज्यादा होगा, दैट इज total volume of void will be more in fine grained soil. however लेकिन हमने देखा था कि जो साइज ऑफ void है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में ज्यादा होगा। इस चीज का एप्लीकेशन हम परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में देखेंगे, इसका एप्लीकेशन हम परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में देखेंगे कि साइज ऑफ void अधिक होने के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी कम होती है, लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत सारे टॉपिक में होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी एस्टेब्लिश कर दिया, इसका यूज कैपिलरी जब समझेंगे तब वहां पे इसकी बात फिर से आएगी, परमेबिलिटी जब समझेंगे फिर इसकी बात आएगी, है ना। तो ये कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज यहीं पे और बता दो आप मुझे, हमने बोला कि फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा है, तब जब हम लोड लगाएंगे तो वॉइड रेशियो ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, तब जब लोड लगाएंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कमेगा। तो जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो वो ज्यादा दबेगा ना, समझो यार, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो वो ज्यादा दबेगा, मतलब ज्यादा कंप्रेस होगा। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों, फाइन ग्रेन सॉइल में आपका वॉइड रेशियो ज्यादा है। समझ में आ रहा है, तो इस चीज को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, दबने की क्षमता, दबने की एबिलिटी। तो वॉइड ज्यादा होगा तो दबेगा भी ज्यादा। समझ में आ गया। सो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर वॉइड रेशियो ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है किसी सॉइल का, तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल भी होगा। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नोट पॉइंट लिख ही लेते हैं। लिखिए, ग्रेटर द वॉइड रेशियो मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हेंस मोर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड। जब आप लोड लगाएंगे सॉइल ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। अब ये बताओ, और एक पॉइंट यहीं पे समझो, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है मतलब सॉइल आपका अधिक दब रहा है। तो मान लीजिए कोई एक सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है किसी एरिया में, इस पे आपने किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर के कारण लोडिंग अप्लाई होगी ग्राउंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर। नीचे क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है बेसिकली। क्यों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड वो ज्यादा कंप्रेस होगा। तो क्या सेटलमेंट अंडर लोड, जो स्ट्रक्चर है जो आपने बनाया है वो सेटल कर जाएगा, सेटलमेंट ज्यादा होगी। अगर फाइन ग्रेन सॉइल पे हम किसी स्ट्रक्चर को बनाए तो उस स्ट्रक्चर का सेटलमेंट ज्यादा होगा। यही चीज तो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। फाइन ग्रेन सॉइल था वो, मैंने बताया था टाइप ऑफ सॉइल के अंदर, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि दैट इज हाईली कंप्रेसिबल। तो हाईली कंप्रेसिबल का मतलब यही है, उसमें चूंकि फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है इसलिए, वो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है इसलिए उसमें ज्यादा पानी भी रह सकता है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा है। समझ में आ रहा है। प्लस उस तरह के स्ट्रक्चर पे, उस तरह के सॉइल पे अगर किसी तरह के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो दब, उस स्ट्रक्चरल लोडिंग के कारण वो सॉइल दबेगा भी ज्यादा। तो सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विल बी मोर ओवर फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल अगर है, उस पर आपने किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसका सेटलमेंट कम होगा। क्यों होगा, लेकिन कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा। क्यों, उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो बहुत ही कम है। समझ गए, तो इस पॉइंट को भी लिखिए, settlement of structure constructed over fine grained soil will be more.
ठीक है, अब चलिए इसका बात करते हैं रेंज का, कि वॉइड रेशियो का रेंज क्या होगा। तो E इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये सोचो, E इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? किसी भी सॉइल में E इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? किसी भी सॉइल में E इक्वल टू जीरो होने का ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कंप्लीटली जीरो हो गया हो। तो ऐसे केसेस में E इक्वल टू जीरो होगा, तो ये होता नहीं है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू reduce the volume of void of soil up to zero। हमारे पास टेक्निक है कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन की, है ना, बट उसको अप्लाई करके हम जीरो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे रेलवे ट्रैक पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने कहीं से लाके मिट्टी भरा, उसको ग्रेडिंग किया, फिर उस पर रोलिंग कर रहे हैं। तो रोलिंग जैसे ही आप लोड लगा रहे हो, रोलर चला रहे हो, तो रोलर चला रहे हो तो उस वक्त तो दब गया, लेकिन रोलर उस जगह से जैसे आगे गई, उस एरिया से जहां पे लोड अप्लाई कर रही थी, देखोगे थोड़ा सा उठ जाएगा, मतलब फिर से फुल जाएगा, मतलब फिर से उसमें एयर चलेगा। तो आप कितना भी दबाइए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को जीरो नहीं कर सकते आप, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो ई का वैल्यू इज नेवर इक्वल टू जीरो। ई हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसके अपर लिमिट पे, इसका अपर लिमिट क्या होगा? इस पर कोई लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट। जैसा आपका वाटर कंटेंट था उस जैसा ही ये भी है ना। वाटर कंटेंट का भी कोई अपर लिमिट जनरली था नहीं, इसका भी जनरली अपर लिमिट कुछ होता नहीं है। बस ये होता है इसका रेंज, अगर आपको इसका रेंज डिफाइन करना है तो ई इज ग्रेटर देन जीरो किसी भी सॉइल के लिए। समझ में आया बात, है ना। तो यहाँ पे देखना कंफ्यूज करेगा, तो ऑप्शन एग्जाम में देता है, आपसे रेंज पूछ लेगा ई का और बोलेगा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ई ग्रेटर देन जीरो, ई लेस देन इक्वल टू जीरो, ई या फिर ग्रेटर देन, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इस तरह से कुछ भी डाल देगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑलवेज ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वाटर कंटेंट के लिए वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या? वाटर कंटेंट, क्योंकि वो जीरो हो सकती है, ये जीरो नहीं हो सकती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से और पोरोसिटी से हम चालू करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, 18-20 घंटा इसी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में लगेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।